हेलो गाइस, डेली जी के पावर में आपका स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी 2019 के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 11 फरवरी शिफ्ट 3 का पेपर है। और इसके जीके के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि करंट अफेयर और सब कुछ कवर हो गया था। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उनके अलावा जो भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जो कि अब पूछे जा सकते हैं, उनकर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर का ही था। पहला प्रश्न कि फरवरी 2019 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई के अध्यक्ष ऑप्शन इसमें थे शशांक मनोहर, सीके खन्ना, विनोद राय या अनुराग ठाकुर। सीके खन्ना। उस टाइम पे सीके खन्ना थे। उस टाइम पे सीके खन्ना थे। और अगर अभी पूछ ले कि वर्तमान कौन है, वर्तमान 2021 में सौरव गांगुली। जी, अभी है आपके सौरभ गांगुली। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1928। ये पूछा जा सकता है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बीसीसीआई की आपकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया अगर कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है आपके मुंबई में। ठीक है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पूछ ले तो रवि शास्त्री अभी। और अगर अभी के कोच पूछे कि कोच कौन है टीम के, तो उसमें आएगा रवि शास्त्री। और भारतीय टीम के कप्तान अभी सबको पता ही वैसे, पर कप्तान तो पता ही है, विराट कोहली है। लेकिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, मतलब कप्तानी छोड़ रहे वो अभी। सुनने में आने देखते हैं कौन बनता है फिर। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। इसमें अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि पाकिस्तानी जनरल रिक्तिस्तान ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। मतलब प्रश्न ये था कि 1999 में किस पाकिस्तानी जनरल ने सेना का शासन लागू किया था। हाँ, इसमें ऑप्शन है जियाउद्दीन भट्ट, कमर जावेद, राहिल शरीफ या फिर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ जनरल जी, 1999 में थे आपके परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने वहाँ पर सैन्य शासन लागू किया था। जब पाकिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी राजधानी आपको पता ही होगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। राजधानी है इसकी इस्लामाबाद। ठीक है। वहाँ भी की मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा ये अपना रुपया चलती है। ठीक है। और प्रधानमंत्री इमरान खान है। प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा, इमरान खान है। जो काफी चर्चा में रहते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति बता सकते हैं आप? आरिफ अलवी। वहाँ के राष्ट्रपति है आपके आरिफ अलवी। ये आरिफ अलवी है ना। ठीक है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। तीसरा प्रश्न इसमें ये पूछा गया था कि BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन थे इसमें बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सैयद मोहम्मद खान या मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने की थी इसकी स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना सन 1916 में। ठीक। बनारस BHU, हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा, है ना। मदन और इन्होंने एक और की स्थापना करी थी, मोहन, हाँ, एक समाज की स्थापना की थी इन्होंने, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की। जी, ये भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने ही की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की पूछ ले, किसकी स्थापना? हाँ, 2-3 और इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय थे। अगर नालंदा की पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा की थी, कुमार गुप्त ने। और तक्षशिला एक और, ये नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर? ये बिहार में। ये बिहार में है। और एक और इम्पोर्टेंट था, अपने सबसे पहला विश्वविद्यालय इसे माना जाता है तक्षशिला। इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, जो कि अभी कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में है। ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट बन सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है, उनको भी अपन को कवर करना है। ये सारे इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। अगला एक साइंस का क्वेश्चन था कि Ag एक महंगी, मुलायम, सफ़ेद और चमकदार धातु है। इसका आपको रासायनिक प्रतीक बताना है। मतलब ये किसका है? Ag चांदी का है। Ag चांदी का है। ठीक है। अच्छा, सिल्वर के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, ये सबसे मतलब उष्मा की सूच अलग है। उष्मा की नहीं, विद्युत की सूच अलग है। विद्युत की सूच अलग है। विद्युत की सबसे ज़्यादा सूचालक कौन है? चांदी है। इसका प्रतीक Ag है। ठीक है। चांदी का प्रतीक तो हो गया, चलो Ag। अगर सोने का पूछूँ तो? Au। ठीक है, सोने का है। और ये सबसे आघात वर्तनी धातु है। इसको मतलब तन्य बहुत है यार। ठीक है।
अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन थे। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या है आपके? एल। एल्यूमिनियम का हो जाएगा AL। निकेल का? निकिल का NI। निकेल का NI। अगला था मरकरी। मरकरी का HG। मरकरी HG। चांदी का होता है HG। हाँ। और मरकरी का होता है H। HG। इस मरकरी को अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पारा। पारा, जो कि लिक्विड धातु है। धातु है। ठीक है। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि लिक्विड अधातु कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। और ब्रोमीन का क्या होता है आपके? BR। ब्रोमीन का होता है BR। ठीक है। इनका होता है BR। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्न में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक को, नहीं, प्रश्न ये था कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से भारतीय शास्त्रीय संगीत का गायक कौन है? गायक कौन है? है ना? ऑप्शन थे इसमें। पहला ऑप्शन था शोभा मुदगल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली या नैना देवी। शुभा मुदगल है ना, यही ये शोभा मुदगल जो थी ना, यही शास्त्रीय ये आपकी संगीत शास्त्रीय संगीत की जनक, गायक है। मतलब गायक है, जनक नहीं है। शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न ये पूछा गया था इसमें, किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का एक निश्चित निर्णय या फिर कानून को रोकने का अधिकार क्या कहलाता है? वीटो। उसको बोलते हैं वीटो। वीटो का मतलब होता है किसी भी प्रस्ताव को रोका जा सकता है। मतलब इसका उपयोग, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है आपकी UNO, उसमें देश करते हैं, तो किसी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार जो होता है उसी को अपन बोलते हैं वीटो। कानून रोकने अच्छा, का अधिकार। आप बता सकते हैं कि वीटो का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? वीटो का हम्म, मतलब क्या देश बताना है क्या? हाँ, किस देश ने किया था वीटो का उपयोग सबसे पहले? इंग्लैंड। अमेरिका ने किया अमेरिका ने था। किया था। अमेरिका ने किया था। और सबसे ज़्यादा बार किसने किया है? रूस ने किया है। उसने किया वीटो का उपयोग। ठीक है। अच्छा, वीटो का अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता। हाँ, इसका मतलब मना करना हाँ, उसको। मना करना मतलब उसका मतलब ही होता है। अच्छा, अगला प्रश्न ये था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ। NaOH, इसका उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता। ठीक है। इसके ऑप्शन थे साबुन बनाना, साबुन बनाना, अखबार बनाना, अखबार बनाना, धातु में चिकनाई कम करना, दांतों में चिकनाई या फिर अचार का संरक्षण। अचार को फिर अचार का संरक्षण। हाँ। ठीक है। बाकी 3 में इसका उपयोग किया जाता है। अचार का संरक्षण में इसका उपयोग नहीं होता है। इसको NaOH कास्टिक सोडा। मतलब इसको ये सूत्र बता ही दिया मैंने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र पूछ ले तो NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसको? अपन? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। सोडा। कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अगर प्रश्न ये पूछ ले आपसे कि अचार का जो ये है, मतलब फल वगैरह अचार को संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें आएगा आपके सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। है ना? वो जो प्रश्न था ना कि अचार के संरक्षण के लिए किसका उपयोग, इसका तो उपयोग नहीं करते अपन, तो किसका करते हैं? सोडियम बेंजोएट। ठीक है। सोडियम बेंजोएट। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे है, ये पूछा था कि किसने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी, और ऐसा करने वाले वे पहले और अब तक के एकमात्र गेंदबाज हैं? इरफान पठान। इरफान पठान थे वो। पठान ली थी ना टेस्ट में। टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ। टेस्ट में ली थी है। हाँ, टेस्ट में। टेस्ट में ली थी ना। टेस्ट मैच में पहले ओवर में ली थी उन्होंने। पहले ओवर में 3 हैट्रिक ली थी। 3 नहीं मतलब हैट्रिक। 3 विकेट ली थी। हाँ, विकेट लेते मतलब। लगातार 3 विकेट, उसको हैट्रिक बोलते हैं। हैट्रिक बोलते हैं मतलब उसको। अच्छा, दीपक चहर जो है इन्होंने T20 में ली थी। हाँ, अगर T20 की पूछ लें कि T20 में भारत की ओर से पहली हैट्रिक किसने ली थी? दीपक चहर। दीपक और अगर चाहर। अगर वनडे की बात करें तो फिर आता है चेतन शर्मा। जी, वनडे में किसने ली थी आपकी? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा। और टेस्ट का भी अपन ने कर ही लिया है। टेस्ट में किसने ली थी? इरफान पठान। इरफान पठान। T20 वर्ल्ड कप भी चालू हो ही रहा अभी 7 अक्टूबर। वर्ल्ड कप होने में है ना। चलो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये था इसका कि कौन भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी? हाँ। मतलब कौन महिला थी जो भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी? ऑप्शन बताता हूँ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नहीं। मीरा कुमार, रमा देवी या निर्मला सीतारमण? ये रमा देवी। रमा देवी। रमा देवी, और ये कर्नाटक की पहली राज्यपाल भी है। अच्छा, कर्नाटक की पहली राज्यपाल है। रमा देवी जो है आपकी कर्नाटक की पहली राज्यपाल है। कर्नाटक की पहली राज्यपाल भी है और भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, चुनाव आयुक्त सुनकर कुछ दिमाग में आ रहा है? मैं प्रश्न ही पूछना चाह रहा हूँ, मतलब चुनाव आयोग की स्थापना
किस अनुच्छेद के तहत होती है? 324 के अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 324। इसी के आधार पर चुनाव होते हैं भारत में, है ना? हाँ, इसके आधार और अभी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये पूछा जा चंद्रा। सकता। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है आपके? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। चंद्रा। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। हाँ, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। और जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना, ये वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। दूसरा नाम था इसमें मीरा कुमार। तो मीरा कुमार कौन थे आपके? लोकसभा की अध्यक्ष थी वो, पहली महिला। और जो निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है, ये अभी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर। अभी भी है। अच्छा, अगला प्रश्न ये था इसमें कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक के नहीं आता है। ऑप्शन है इसमें टिस्को, राउरकेला, भिलाई इस्पात या दुर्गापुर। टिस्को जो है ये प्राइवेट है, ये सार्वजनिक नहीं है ये, है और ना? इसकी स्थापना हुई थी सन 1907 में। टिस्को की स्थापना, ठीक है। स्थापना 1907 में हुई थी। टिस्को, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। और अच्छा, इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय इसका मुंबई में है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, बाकी 3 नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। राउरकेला, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि राउरकेला आपका इस्पात संयंत्र है कहाँ पर? कहाँ पर है ये जो है ना उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अगला है आपके भिलाई इस्पात संयंत्र। ये भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई है आपके छत्तीसगढ़ में है। और किसकी सहायता से? सोवियत संघ, रूस की हेल्प से इसकी स्थापना की थी। अगला है आपका दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में। और सेकंड पंचवर्षीय योजना के द्वारा इसकी स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल में है ये। और इसकी स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत की गई थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि ये जो इस्पात संयंत्र है ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? दुर्गापुर ये सोवियत ये ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। दुर्गापुर की, ठीक है। टिस्को जो है ना, ये मतलब मुख्यालय तो मुंबई में इसका, लेकिन जो ये है जमशेदपुर झारखंड में। अच्छा, झारखंड में है टिस्को। अच्छा, ये कहाँ पर है? झारखंड। और इसका मुख्यालय ये यहाँ पर है ना? मुंबई में। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में और स्थित झारखंड में। जमशेदपुर में। ठीक। अगला प्रश्न एक बुक आई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस बुक के राइटर कौन है? चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने लिखी थी। चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन, ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? ये चार्ल्स डार्विन। अच्छा, चार्ल्स डार्विन सुन के कुछ दिमाग में आता है? हाँ, इन्होंने मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो इन्होंने दिया था। कौन सा ये आता है बहुत से बार कि नेचुरल सिलेक्शन, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और जो अपने ऑप्शन में लुई पास्चर। हाँ, ऑप्शन तो बताया नहीं मैंने। पहला ऑप्शन था इसमें लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने क्या किया था? इन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज इन्होंने की थी। और रेबीज के टीके की भी इन्होंने की थी। एंथ्रेक्स की भी की थी। 3 खोज की इन्होंने। ठीक है। अच्छा, दूसरा है जेम्स वाटसन। इन्होंने क्या किया था? डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, मतलब डीएनए की संरचना से द्विकुंडली होती है, ये किसने बताया था? इन्होंने बताया था। ये वाटसन और क्रिक दोनों ने बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि कथकली जो है किस राज्य का नृत्य है? कथकली। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। कथकली आपके कहाँ का है? केरल। और मोहिनीअट्टम जो वो भी केरल का ही है। मोहिनीअट्टम है ना? मोहिनीअट्टम भी आपके केरल का ही है। और भी आते हैं इसमें, अट्टम जो आते हैं ना वो लगभग केरल के होते हैं। अच्छा, कथकली पूछा था तो आपने केरल बता दिया। अगर सिर्फ ये पूछ ले कि कथक कहाँ का है? ये उत्तरी भारत का है। कथक जो है पूरे उत्तर भारत का है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होना है। अगला ऑप्शन था कर्नाटक। यक्षगान। कर्नाटक का है आपके कर्नाटक का है यक्षगान। और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की पूछे तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी।
पूड़ी। और तमिलनाडु तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तमिलनाडु का है भारत भारतनाट्यम। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखना ही अपन को, ये पूछे जा सकते हैं अब। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये था आपके कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक है उसके कौन गवर्नर जनरल थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया था? 18 में उर्जित पटेल। जी, 18 में उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था, 18 में थे उर्जित पटेल, है ना। अच्छा, अभी की पूछ लें कि आरबीआई के गवर्नर जनरल वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है अभी। और वो 25वें नंबर के हैं, हम्म? 25 नंबर है इनका। अच्छा शक्तिकांत दास अच्छा। 25वें नंबर के वो है गवर्नर। ठीक है, वर्तमान कौन है आपके? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, नंबर इनका है 25। अच्छा, आरबीआई के बारे में कुछ बताइए आप, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई का? 1950 में। 1949 में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और जो इसके पहले जो थे वो ओस्मान स्मिथ थे। पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर थे। ठीक है। गवर्नर सॉरी पहले गवर्नर कौन थे इसके? ओस्मान स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ। ये एक विदेशी थे। ये भारत के नहीं थे। अगर ये पूछ ले कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, हाँ, ये तो पूछा जाता है। ये पूछा जाता है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल। गवर्नर ठीक है। ठीक है, देशमुख थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे प्रश्न इससे बन सकते थे। 1 2 3 4 5 6 और आपको पता ही होगा ऐसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का? मुंबई का है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है आपको। मुंबई में ही है। इसकी एक ट्रिक भी थी कि मतलब जितने भी बैंकों के पीछे ऑफ इंडिया आता है, जिसे बोलते हैं ना अपन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पीछे ऑफ इंडिया आता है ना, उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में है। मुंबई में स्थित है। अच्छा, अगला प्रश्न ये था कि चार मीनार जो है ये कहाँ पर है? हैदराबाद। ये तो सबको मालूम है। ये तो सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसको बनाई किसने थी? ये बनाई थी कुली कुतुब शाह ने। बिल्कुल, कुलीब कुतुब शाह, है ना। कुतुब शाह। चार मीनार किसने बनाई थी? और ये ना कुली कुतुब शाह ने बनाई थी। कुली कुतुब शाह। और ये मूसी नदी के तट पर चार मीनार जो है ना, नदी है मूसी नदी। जी, हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है? मूसी नदी के तट पर। मूसी नदी ये भी पूछा जा सकता है कौन सी नदी के तट पर। तट पर है ये। मूसी नदी के तट पर है। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है दोनों हाँ। को जुड़ा शहर भी बोलते हैं। दोनों को जुड़वा शहर बोलते हैं। ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद। और आंध्र प्रदेश जो है उनकी 4 राजधानियों में हैदराबाद भी आता है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश जिसकी 4 राजधानी है। एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 4 राजधानियाँ है हैदराबाद हैदराबाद, है ना। आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न ये था कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? पाक जल डमरू। ये बहुत सी बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल डमरू या पाक जल संधि बोलते हैं उसे। पाक जल डमरू। ये किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शन भी थे, जिसकी पहला था जिब्राल्टर। जिब्राल्टर बता सकते हैं आप? जिब्राल्टर शायद जिब्राल्टर कंफ्यूजन इसमें। ये है ना स्पेन और मोरक्को के बीच में है, भूमध्य सागर में आती है ये। अगला ऑप्शन है इसका बेरिंग जल डमरू। बेरिंग ये अमेरिका और रूस में है क्या? नहीं, ये अलास्का और रूस में है। हाँ, अमेरिका रूस वही, हाँ, मतलब अमेरिका के अंदर है अलास्का और रूस, दोनों के बीच में है बेरिंग। और तीसरा ऑप्शन था इसमें होर्मुज। होर्मुज सब मुश्किल ही आते हैं। ये फारस और ओमान के बीच में है। फारस और ओमान। ठीक है। अगला बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न इसमें यह था कि निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपके थे केशिका, विल्ली, सिराय या धमनिया। बिल्ली। विल्ली आपके परिसंचरण का हिस्सा नहीं है। चलो ठीक है, बिल्ली नहीं है। अगर पूछ ले विल्ली होता क्या है, तो विल्ली आंत में पाई जाती है। आंत होती है ना आपकी, आंत में पाई जाने वाली एक संरचना है जो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ठीक है। और ये तो आप जानते हैं धमनी, शिरा, ये ब्लड ले जाने लाने का काम करती है ये तो। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें यह था कि खरीफ की फसलों को किस माह में बोया जाता है? खरीफ को तो जून जुलाई। खरीफ को बोया जाता है जून जुलाई। ये खरीफ को कब बोते हैं अपन? जून और जुलाई की फसल के अंदर अपन बोते हैं सोयाबीन, मक्का,
उड़द, सोयाबीन, मक्का, मक्का, उड़द, मूंगफली आदि। मूंगफली ये आपके आती है खरीफ की। अगर रबी की पूछ ले तो रबी की बोते कब इस पहले तो? अक्टूबर नवंबर। या भी बोएंगे मतलब ठीक, हाँ अब बोएंगे सर्दी में इसे, अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं। 2-4 फसलों का नाम बताइए रबी की। गेहूँ, जिसकी गेहूँ, सरसों, मटर, चना आदि। ये सब अपन कहीं बोते हैं? रबी में फसलें हैं, हाँ ये रबी की फसलें हैं, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। अच्छा, खरीफ और रबी के अलावा एक और फसल होती है। जायद। हाँ जायद या नकदी फसल भी बोलते हैं उसको, है ना? खरबूज, तरबूज हाँ आदि। ये ऐसी चीज़ें। अच्छा अगला प्रश्न था हाँ कि माजुली जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस नदी पर पाया जाता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। माजुली जो द्वीप है वो आपकी कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र है। अच्छा ये है कहाँ पर माजुली? असम में। जो माजुली आपका द्वीप ये है, असम में। है ना? हाँ माजुली द्वीप आपका कहाँ पर है? असम में। असम में है। और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हाँ, अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। असम की राजधानी बता सकते हैं? असम की ये दिसपुर। दिसपुर इसकी राजधानी है। अच्छा अभी कौन है इसके सीएम? हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ ये हेमंत हेमंत जिसपा शर्मा ऐसा कुछ। बेशव शर्मा ये असम के सीएम है अभी। और असम में सबसे खास एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। असम का बहुत सी बार पूछा जाता है कि काजीरंगा कहाँ पर है? ये असम में ही असम है। में। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है यहाँ पर। भारत में एकमात्र। ठीक है। अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात पूछे, चलो इससे और भी प्रश्न आ सकता है, जिसके 4 ऑप्शन थे इसमें, है ना? नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लिया अपन ने। नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसका एक मतलब ये बनाती है झरना, धुआंधार झरना, है ना? ये कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा बनाती है। कहाँ पर बनाती है? जबलपुर में बनाती है, जबलपुर के हाँ है ना? जबलपुर के पास है भेड़ाघाट, वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात कौन बनाती है? नर्मदा। अगली नदी है आपकी कावेरी। ऑप्शन है कावेरी। अच्छा कावेरी जो है इसका सबसे पहले तो उपनाम पूछा जाता है दक्षिणी गंगा के देश दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा इसे बोलते हैं। हाँ कावेरी। अच्छा इसमें कंफ्यूजन होना है, दक्षिण की गंगा अलग है, की से आपको याद रखना है कावेरी। और अगर सिर्फ ये पूछे कि दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा तो ये कौन है आपकी? गोदावरी। सिर्फ ये पूछे दक्षिणी गंगा कौन है? गोदावरी। और दक्षिण की गंगा कौन है? तो कावेरी। वो कावेरी जो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की, जो कि कहाँ पर है आपके? कर्नाटक में। कर्नाटक में से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है। अच्छा ये पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है ये वाली दक्षिण भारत की। ठीक है। तो इसमें से जो भी पूछा जा सकता है ये इस प्रश्न के हो गए। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 1858 में जो एक अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, जिसे कौन सा अधिनियम कहा गया? मतलब उस अधिनियम का नाम बताना है कि अगस्त 1858 में जो पारित अधिनियम था उसको क्या बोला गया? पहला ऑप्शन है आपका भारत शासन अधिनियम। ठीक है। दूसरा है आपका भारतीय न्यास अधिनियम। तीसरा ऑप्शन था काजिस अधिनियम। और चौथा ऑप्शन था आपका फोर्ट विलियम अधिनियम। कौन सा था? भारत शासन। हाँ ये 1858 का भारत शासन था। अच्छा इसमें हुआ क्या था? मतलब इसमें एक तो मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी, मंत्रिपरिषद की स्थापना की थी, दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया दिया था। गया था। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट काम किया था मुगल पद के सम्राट को कि जो मुगल राजा था हाँ। उसका पद इन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट काम किया था इन्होंने कि पहले जो कंपनी शासन करती थी हाँ। तो कंपनी से शासन हटाकर जो ब्रिटिश संसद थी अब वो शासन करेगी, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न इसमें करंट अफेयर का आया था कि 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये 18 का है मतलब 2018 में किससे किया गया था? तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ही, मैं बता देता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर। 2018 में किया गया था श्रीदेवी को। श्रीदेवी को। श्रीदेवी को। अगर ठीक अभी है। की पूछा तो हाँ ये इम्पोर्टेंट है हाँ। कि अभी किसे किया गया था?
2021 में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नामित किया गया? कंगना रनौत। जिसमें बहुत अभी चला भी था थोड़ा महाराष्ट्र में। कंगना रनौत ये 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अच्छा, किस फिल्म के लिए किया गया था इनको? मणिकर्णिका। जी, इनकी बहुत अच्छी फिल्म है ये, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी के ऊपर है। और एक और फिल्म थी इनकी, पंगा। इन दोनों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सम्मानित किया गया, मतलब 2021 में। 2021 की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बन सकता है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है ना, मतलब इसी फिल्म के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ अच्छा प्रदर्शन हाँ, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, दादा साहब फाल्के तो पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। हाँ, वो कौन थी? देविका रानी रोरी, जिनको पहली बार ये पुरस्कार मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न भी करंट अफेयर का ही आया था कि 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2020 बिल्कुल इजी प्रश्न है ये तो। तो अभी हुआ ऐसे जापान टोक्यो में। जापान के टोक्यो में 2020 का था ये, वैसे ये टोक्यो ओलंपिक है ना, टोक्यो ओलंपिक ये 2020 का था, लेकिन ये हुआ कब है? 21 में हुआ। 2021 में हुआ है, लेकिन बोला जाएगा इसको 2020 में। अच्छा, टोक्यो के बारे में बताइए, टोक्यो क्या है, कहाँ पर है ये? जापान में। टोक्यो है आपके जापान में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी यही है, टोक्यो। अच्छा, इसकी करेंसी कौन सी चलती है? जापान में येन करेंसी चलती है ना। और इस टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते। भारत ने कितने पदक जीते टोटल इसमें? 7। भारत ने टोटल पदक जीते हैं 7 पदक जीते हैं। और इन्हीं 7 पदकों के साथ भारत का स्थान क्या है अंक तालिका में? 48वां स्थान है भारत का। ठीक है। अच्छा, एक तो गोल्ड जीता भारत ने, एक गोल्ड, 2 रजत, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज और 4 ब्रोंज। और जो गोल्ड जीता था ना एक, ये नीरज चोपड़ा ने। ये सभी को बताया गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। अच्छा, ये पूछ लें नीरज चोपड़ा है किस राज्य के? ये हरियाणा के। ये हरियाणा के। और भाला फेंक में जीता था इन्होंने। भाला फेंक में जीता था। और ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम। टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम। मनप्रीत सिंह कौन है? ये हॉकी की टीम के कप्तान है, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है ये। ठीक है। और मेरी कॉम को सब जानते हैं अपन। समापन में थे बजरंग पुनिया ध्वजवाहक। अच्छा, स्टार्टिंग में थे ये स्टार्टिंग मनप्रीत सिंह, मेरी कॉम, और जब समापन हुआ था तो बजरंग पुनिया थे। ठीक है। अच्छा, ओलंपिक जो है ये कितने सालों में आयोजित किया जाता है? 4 सालों में इसको आयोजित किया जाता है। आप बता सकते हैं कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? एथेंस में किया गया था सन 1896। 1896 पहला ओलंपिक हुआ था इसमें। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? एथेंस। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी के साथ किसने इस अधिवेशन में भाग लिया था? मतलब कांग्रेस की एक बैठक हुई थी 1931 को, इसमें गांधी जी के साथ किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? उस टाइम थे ऑप्शन की इसमें ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि 1931 बोला गया ना, तो उस टाइम पर उस समय थे आपके इरविन, लॉर्ड इरविन उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। तीनों, हाँ, दूसरा हुआ था 1931 को, तो पहला 1930 को और तीसरा 1932 को। अच्छा, एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। भीमराव अंबेडकर ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ पर थे? लंदन में, इंग्लैंड लंदन, तीनों वहीं पर हुए हैं ना। तीनों गोलमेज। अच्छा, गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में हिस्सा लिया था? दूसरे में गए थे गांधी जी, और तीनों में गए थे आपके अंबेडकर साहब। और इस टाइम पे मतलब जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था ना, वो जेम्स मैकडोनाल्ड थे उस टाइम पे, है ना, मैकडोनाल्ड। ये तीनों के टाइम भी यही थे, है ना। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बचे इस पेपर के। 23वां प्रश्न है आपका कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। नीली का मछली। नीली का है मछली उत्पादन। समुद्र का पानी नीला होता है तो मछली। हाँ, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नीला कौन है? पानी। और पानी में कौन रहता है? मछली उत्पादन में। मछली। अच्छा, ये पूछ ले कि जो नीली क्रांति है
उसके जनक कौन है भारत में? भारत में अरुण कृष्णन। ये थोड़ा अलग प्रश्न है। अरुण कृष्णन, नीली क्रांति के जनक। ये है नीली क्रांति के जनक। अब जनक से मुझे याद आया कि हरित क्रांति के जनक बहुत सी बार पूछा जाता है। अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत की बात करें तो स्वामीनाथन। विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग, और इन्हीं के नाम पर एक कृषि में पुरस्कार भी दिया जाता है। ये पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके कृषि में दिया जाता है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। कृषि, या फिर बहुत सी बार इसमें गेहूँ भी आता है ना। कृषि में स्पेशल गेहूँ पर जोर दिया गया था। अच्छा, ये तो हो गए विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग जनक हरित क्रांति। पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन जी, तो ये है आपके स्वामीनाथन, ये आपके भारत में है। भारत में स्वामी। एक और श्वेत क्रांति जो है। हाँ, इसके ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। हाँ, एक और श्वेत क्रांति था ऑप्शन में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। ठीक है, श्वेत क्रांति आपके दूध से संबंधित है। अच्छा, पीली क्रांति? पीली पेट्रोलियम, पेट्रोल से ना। जो तेल होता है ना उससे संबंधित है। तेल से, तिलहन से संबंधित पीली। तिलहन से। एक थी स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट से। ये जूट उत्पादन से है। रेशे से आप याद रखते हैं, रेशा का होता है वो जूट वाला। कृषि, जूट सब हो गई इसमें। अगला प्रश्न था कि भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? पश्चिमी सीमा। भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर या हिमाद्री। तीसरा ऑप्शन आया था नीलगिरी, नीलगिरी। और चौथा ऑप्शन था अरावली। अरावली। देखो, अब यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। नीलगिरी है आपके तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कोई सा रेगिस्तान है ही नहीं। हिमाद्री भी उधर ही आ गई है, हिमालय है ना। कैमूर भी नहीं है। ये कैमूर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। बिहार में। और अरावली, अरावली कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में। और राजस्थान में ये आपके है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? हाँ। तो ये पूछा गया था कि इस रेगिस्तान के पश्चिम भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली। अरावली को जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला माना जाता है, और विश्व की, है ना। अरावली की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। ये माउंट आबू में है। अच्छा, एशिया का पूछे तो गोभी मरुस्थल। और नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोडा बेटा जो है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है आपकी दोदा बेटा। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना। पाओ। अच्छा, रेगिस्तान की बात हो ही रही है तो आप बताइए कि भारत का सबसे बड़ा तो हो गया थार। अगर एशिया का पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी है एशिया का। और अगर विश्व की पूछे तो विश्व का सहारा। विश्व का है सहारा, जो कि आपके अफ्रीका में है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? छोटी स्टेप्स। छोटी है स्टेप्स, जो कहाँ पर पाई जाती है? आपके कान में होती है। अगर ये पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांग में। पैरों में एक और पाई जाती है टीबिया हड्डी। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है पैरों में पाई जाती है। अच्छा, टोटल हड्डियाँ कितनी होती है शरीर में? 206 टोटल होती है। अगर टोटल मांसपेशियाँ पूछे तो 639 टोटल मांसपेशियाँ। और टोटल अगर पेशियाँ पूछ ले कि टोटल होती है और 24 मतलब 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 पेशियाँ होती है। पसलियाँ। तो ये एसएससी के टोटल जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये 25 क्वेश्चन तो 5 मिनट में अपन कर लेते, लेकिन अपन को सिर्फ वही नहीं करना है, जो अब क्या क्या एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, जो सारे इंपॉर्टेंट अपन ने डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या अब आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगली बार आपको नेक्स्ट वीडियो में किस पेपर के ऊपर डिस्कशन चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।